हेलो हेलो। आज हम लोग सीबीएसई 2025 फिजिक्स का जो सेट नंबर 1 था क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाद में फिर नेक्स्ट सेक्शन का हम लोग बाकी पार्ट को सॉल्व करेंगे। आज सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम आंसर आपको बताएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस था। सेट 1 की बात कर रहे हैं। सेट 1 का पहला क्वेश्चन था कि दो चार्जेस हैं माइनस क्यू। ये डायग्राम बनाए वहां पर। क्वेश्चन था कि मेरे पास एक इक्वेटर ट्रायंगल है जिसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया, बी पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। तो आपसे बताया जा रहा है कि जो सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, ये क्वेश्चन था। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ए पर जो चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा, सी ए की तरफ। बी पर जो चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा सी बी की तरफ। क्योंकि ये दोनों का दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों का दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला और ये वाला दोनों का दोनों सेम है और 60 डिग्री के एंगल पर है, तो रिजल्टेंट जो होगा तो बीचों बीच आएगा, जो मिड पॉइंट्स होता हुआ गुजरेगा। इसलिए आंसर सी एम इसका दिया जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्टूडेंट्स है, उसके पास 3 रजिस्टर। तीनों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि रिजल्ट हमारा 2/3 इंटू आर आए। ऑप्शन था तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अगर तीनों को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आर प्लस आर प्लस आर 3R हो जाएगा। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करिएगा तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r यानी r/3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं, आर दो आर को पैरेलल में और सीरीज में, जैसा कि इंस्ट्रक्शन है सी में, तो ऐसे में रिक्वायर्ड जो आता है वो हमारा हो जाएगा आर आर इक्विवेलेंट जो आएगा 1/2r प्लस 1/r, 2r एलसीएम ले लिए 3, तो 1 आर इक्विवेलेंट जो होता है 2r/3, इसको पलट के आर इक्विवेलेंट पलट के आएगा ना 2r/3, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 को हम चाहे तो फिर से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली सॉल्व किए थे हम, पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था उस समय। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ डायग्राम समझाने की कोशिश करते हैं जो हम बनाए हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली क्या है, समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि हमारे पास एक कंडक्टर, देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक काला रंग का जो दिख रहा है इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ, ये 1 सेंटीमीटर का एक कंडक्टर है। इसके चलते पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो हमको बताना था। ये जो पॉइंट ए है एक्स एक्सिस से 1 मीटर पर है, वाई एक्सिस से 1 मीटर पर है, तो अकॉर्डिंगली ये जो दूरी होगा इसके सेंटर पॉइंट से वो √2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। क्योंकि ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ, ये हमारा कंडक्टर है। तो अब बायट-सेवर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बनेगा उसका फॉर्मूला होता है μ0/4 I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। μ0/4 का 10⁻⁻7 लिख दिए। करंट हमारा 1 एम्पीयर दिया हुआ। क्वेश्चन में दे रहा है कि इसके थ्रू 1 एम्पीयर करंट जा रहा है इस कंडक्टर के थ्रू, जो इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻2 मीटर। साइन थीटा इस ट्रायंगल से निकाल देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू p/b p/h यानी 1/√2। इसको माइनर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग और रिजल्ट आता है 5/√2 10⁻⁻10 यानी क्वेश्चन आंसर सी। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि डाइपोल, किसी भी डाइपोल के चलते एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैग्नेटिक एक्सियल पॉइंट से हाफ होता है ना। तो ये सिंपली याद कर, ये तो डेरिवेशन का चीज है। μ0/4 2m/r की आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि एक नॉर्थ पोल अंदर की ओर जा रहा है एक कॉइल के कॉम्बिनेशन से। एक सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर यहाँ कॉइल का वाइंडिंग किया हुआ इस तरह से, जब नॉर्थ पोल अंदर की ओर आएगा, जब नॉर्थ पोल अंदर की ओर, तो यहाँ नॉर्थ का फॉर्मेशन होगा। जब यहाँ नॉर्थ का फॉर्मेशन होगा तो करंट का हमारा डायरेक्शन इधर की ओर होगा।
मतलब यहाँ से ऊपर की ओर जाता हुआ रहेगा, यहाँ से नीचे की ओर आता हुआ रहेगा, यानी जेड टू वाई की तरफ, जेड टू वाई की तरफ। और जब इसको लीव कर रहा होगा तो इसका साउथ पोल इससे दूर जा रहा होगा, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए लेंस लॉ के, यहाँ नॉर्थ पोल क्यों बन रहा था, लेंस लॉ को फॉलो करने के लिए। तो जब ये साउथ पोल दूर जा रहा होगा तो अगेन यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, और इस बार नॉर्थ पोल यहाँ बनाने के लिए हम लोग को करंट को उल्टा करना पड़ेगा। करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा लेंस लॉ के लिए, तो हमारा वाई टू जेड हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। अल्टरनेटिंग करंट है इंडक्टर में, वो कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल का वेरिएशन का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर में जो ईएमएफ होता है, बाय द वे ये क्वेश्चन तीनों सेट में, इसलिए यहां बता दे तो बाकी सेट में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडक्टर में जो है करंट हमारा अगर I इक्वल टाइम और साइन ओमेगा टी है, तो पोटेंशियल लीड करता है एल द आइस माइन, जो ट्रिक कैसे याद रखते हैं, एल द आइस माइन से, कि इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता करंट को और कैपेसिटर में करंट लीड करता है ईएमएफ को। तो यदि यहाँ पर करंट का फेज ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। तो सबसे पहले हमको इसको फेज के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए टी के जगह 2 पाई कर देते हैं, टी बाई 2 के जगह पाई कर देते हैं, और इसके जगह 0 डिग्री फेज रखते हैं। तो ओमेगा टी, यानी ये हमारा ओमेगा टी का वेरिएशन अब इधर आ गया आई के साथ, इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिए। जब ओमेगा टी हमारा 0 होगा तो करंट हमारा 0 होगा, लेकिन इसके प्रोपोर्शनल जो हमारा पोटेंशियल होगा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग साइन पाई बाई 2, यानी v का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। यानी जिस किसी भी ग्राफ में पोटेंशियल का यहाँ मैक्सिमम से शुरुआत किया गया हो, वो हमारा आंसर होगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ट्रांसफार्मर को 200 वोल्ट एसी से कनेक्ट किया गया, तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज दिया हुआ, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज दिया हुआ, प्राइमरी का टर्निंग दिया, सेकेंडरी का टर्निंग आपसे पूछ रहा है। तो प्राइमरी पोटेंशियल बाय सेकेंडरी पोटेंशियल, प्राइमरी टर्निंग बाय सेकेंडरी टर्निंग, सेकेंडरी टर्निंग बाय प्राइमरी टर्निंग, प्राइमरी करंट बाय सेकेंडरी करंट, ये मेन फॉर्मूला होता है। यहाँ पर साफ है, ये 3000 दिया हुआ, यहाँ 3000 पुट कर दें, यहाँ 200 पुट कर दिए, एनएस बाय एनपी, एनपी दिया 450, सॉल्व कर दिए 6750 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। सिंपल सी बात है कि स्टैटिक चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब रही बात तीन दोनों में, कंजर्वेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनता, इस यानी आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्यूब इज filled with transparent liquid to a height of 30 centimeter. The apparent depth of the coin lying at the bottom of the tube tub is found to be 16 centimeter. यानी यहाँ डायग्राम हम बना रहे थे जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ये हमारा एक टब है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये हमारा कॉइन है जो यहाँ पर है, ठीक है, और लिक्विड देने के बाद ये कॉइन का एपरेंट पोजीशन, तो रियल पोजीशन दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, एपरेंट पोजीशन दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। और ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि लाइट जब वाटर से एयर में ट्रेवल करता है, यहाँ से वाटर से एयर में, तो फॉर्मूला होता है एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ 16 दिया हुआ, रियल डेप्थ 30 दिया हुआ। अब हम जानते हैं कि लाइट का एक और फॉर्मूला है कि μ12 इक्वल टू v1 बाय v2, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। जैसे ये भी एक फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सबसे कॉमन डिफिनीशन होता है कि लाइट जब वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ दैट मीडियम, यानी लाइट जब वाटर से एयर में ट्रेवल करता है तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, रेशियो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पूछा गया है 16/30, एयर के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे 1.6 10 to the power 8 आ जाएगा।
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि भाई एक जिंक सरफेस पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक जिंक सरफेस पर यहाँ पर रेडिएशन यहाँ फॉल कर रहा है, जिंक सरफेस पे यहाँ रेडिएशन फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जिंक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए यहाँ पर यूवी रेडिएशन का फॉल होना जरूरी है, क्योंकि विजुअल रेडिएशन के फॉल से जिंक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। विजिबल से होता है लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में होता है, लेकिन जिंक सरफेस से नहीं होता। और बामर, पास्चन और लाइमन में, लाइमन ही एक ऐसा सीरीज है जिसमें कि यूवी रेडिएशन के रेंज में आता है। इस सीरीज का जो रेडिएशन होता है यूवी रेडिएशन के रेंज में आता है, इसीलिए जो हमारा इमिशन होगा वो लाइमन सीरीज के चलते होगा। ठीक है, लाइमन यूवी में आता है और ये हमारा बामर जो होता है विजिबल रीजन में आता है। तो विजिबल रीजन का लाइट अगर फॉल करेगा तो जिंक से कोई इमिशन नहीं होगा। ठीक है, बाकी पास्चन जो है वो हमारा इंफ्रारेड में आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा होगा लाइमन सीरीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है। हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -13.6/n²। ये हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। तो ग्राउंड स्टेट और अदर किसी स्टेट का दे रहा है, तो मान ली ग्राउंड स्टेट को E1 बोल देते हैं, तो E1 का वैल्यू दिया हुआ -13.6। तो En नेक्स्ट किसी भी स्टेट का क्या होगा, -13.6/n²। तो उस स्टेट का En दिया हुआ 0.544। दोनों का रेशियो निकालते हैं। E1/En इक्वल टू -13.6/-13.6/n²। E1 दिया हुआ E1 का वैल्यू दिया हुआ -13.6 ग्राउंड स्टेट का, और En nth स्टेट का दिया हुआ है -0.544। इधर तो कट ही जाएगा, ये ऊपर जाके n² बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपली ये 25 आएगा। ये जो रेशियो 25 आएगा, तो n² इक्वल 25, तो n इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। आंसर विल बी 5। नाउ व्हेन रेजिस्टेंस, the resistance measured between P and N ends of a PN junction diode is high, it can act as, जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता P और N जंक्शन, it can act as a resistor. Answer is resistor. Now next क्वेश्चन नंबर 13। ये जो assertion रीजन है वो तीनों ही सेट में कॉमन है, इसलिए जो यहाँ बताएंगे तीनों सेट का हो जाएगा। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज नॉट फिक्स। सही बात है, डायोड में अगर ये पी सेक्शन है, ये एन सेक्शन है, तो बीच का जो डिप्लीशन लेयर है इसका थिकनेस चेंज करता है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के साथ। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज बायसिंग। सही बात है, इसका दोनों बात सही है, ए भी सही बी भी सही, इसलिए आंसर इसका ए होगा। बोथ assertion and reason are true. Next, in Bohr atomic model of hydrogen atom, the angular momentum of electron in the nth orbit is proportional to the square root of radius. ये भी सही बात है। हम लोग पढ़े हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल में nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है n का, n के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब L इक्वल टू पढ़े हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। हमने पढ़ा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है हाइड्रोजन एटम का वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी L इक्वल टू n h×2 पाई। अब यहाँ से देखते हैं, n² की जगह हम चाहें तो यहाँ पर √r(n) लिख सकते हैं, h/2 अब सब कांस्टेंट है तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r(n). सही बात है, तो फर्स्ट पार्ट का सही है। बट ये जो लिख दिया है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली, ये गलत लिखा है। ठीक है, ये गलत लिखा है, इसीलिए A true है, but assertion is true but reason is false, and answer is C. Now next 15.
आउट ऑफ इंफ्रारेड रेडियो वेव्स द रेडियो वेव्स शोज मोर डिफ्लेक्शन, सही बात है, रेडियो वेव्स का डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, बट इसका फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से ज्यादा नहीं है, इसलिए जो इसका 15 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, इसका आंसर सी होगा। नाउ नेक्स्ट, एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी नॉट लॉस्ट, स्टेप अप स्टेप डाउन किसी में एनर्जी का लॉस नहीं होता। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीजेस बट करंट इंक्रीजेस, सही बात है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है, करंट को डिक्रीज करता है, उसी पर बेस्ड है, यानी इसका आंसर है दोनों का, असर्शन रीजन दोनों का दोनों ट्रू है। तो ये हो गया सेट ए के ऑब्जेक्टिव्स का सारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग सेट 2 को ओपन करते हैं। सेट 2 ये सीबीएसई का, ओ माय गॉड रिकॉर्डिंग होगा, ओके। सेट 2 की बात करते हैं, ये फिजिक्स का सेट 2 है, सीबीएसई 2025। इसमें देखते हैं इंस्ट्रक्शंस था जनरल। अब आते हैं सेट 2 का पहला क्वेश्चन के आंसर। हमको सबसे पहले सेट 2 ही मिला था। सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेटर ट्रायंगल है, ठीक है, और इस इक्वेटर ट्रायंगल के ए और बी पर, ए बी सी 3 है, ए और बी पर यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा गया, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज रखा गया, और सी से L/4 रेडियस पर, मतलब इस चारों तरफ से L रेडियस, L लेंथ है इसका, L/4 रेडियस रखते हुए कंडक्टर रखा गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट सी नहीं, इसको पी बोला, सॉरी पी बोल रहा है, इस पॉइंट को पी बोल रहा है वो, इक्वेटर ट्रायंगल में ए बी और पी है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कंडक्टिंग स्फीयर होने के केस में। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा स्फीयर कंडक्टिंग नेचर का है तो अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये प्लस क्यू और माइनस क्यू को कोई इफेक्ट इस पर नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक बैटरी है जिसका कि ईएमएफ दिया हुआ 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का है, इसको 9.5 ओम रेजिस्टेंस को एक की के थ्रू जोड़ा गया। रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन द की इज ओपन, जब ओपन है तो 12 वोल्ट होगा, ठीक है। क्लोज में क्या होगा पोटेंशियल, वो हमको निकालना है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सर्किट बनाते, ये हमारा बैटरी है, रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ दिखाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा गया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना है 9.5 ओम का, ठीक है। अब पॉइंट पी मान लीजिए, पॉइंट क्यू मान लीजिए, तो हमको चाहिए क्लोज सर्किट में पोटेंशियल कितना है पॉइंट पी और क्यू के बीच का, ठीक है। तो पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल निकालने के लिए पहले पूरे सर्किट में करंट निकालना होगा। लेट अस सपोज सर्किट में आई करंट है, अगर सर्किट में आई करंट है, इस तरह से फ्लो कर रहा, तो हम लोग पहले आई निकालते हैं। आई को कैलकुलेट करने क्या करते हैं, वीपी से शुरू करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। आप रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो तो 9.5 आई हो गया, फिर आप इंटरनल रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहे हो तो -0.5 आई हो गया, ये आई करंट है। फिर आप पोटेंशियल को क्रॉस कर रहे हो, वो भी माइनस से प्लस में, तो +12 इक्वल टू अंत में वीपी पहुंच गए, जो रूल हम लोग फॉलो करते वही है। ये हो गया 9.5 और 5, ये 10 आई हो गया, -10i + 12 इक्वल टू 0। तो आई यहाँ से निकल गया 12/10, ठीक है, 12/10 माइनस साइन के साथ, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये 1.2 एम्पियर करंट निकल गया, ठीक है। तो जब 1.2 एम्पियर करंट निकल गया तो पोटेंशियल भी निकल सकता है, ठीक है। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, वी से शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम वी और पी के बीच का पोटेंशियल चाहिए ना, वी से, पी से शुरू करते हैं, वीपी, फिर -9.5 फिर से किरचॉफ लगा रहे हैं, और इक्वल टू अंत में कहाँ पहुंच गए, वी क्यू पहुंच गए। हमको वीपी माइनस वी क्यू ही चाहिए था ना, वीपी
माइनस 9.5 को मल्टीप्लाई करते 1.2 से, ये निकल गया VQ। तो यहां से अगर VP माइनस VQ आप निकालते हैं, VP माइनस VQ निकालते हैं, तो 9.5 इंटू 1.2, और 9.5 को 1.2 से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 9.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, तो ये 11.4 वोल्ट आता है, 11.4 वोल्ट। और यदि आप रेशियो निकालते हैं, 12 को डिवाइड कर देते हैं 11.4, सॉरी किसका किसका रेशियो है, ओपन, when the key is open to when the key is closed, open by ओपन यानी 12 डिवाइडेड बाय 11.4, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 11.4, तो 1 यहाँ पर होगा 12 डिवाइडेड बाय 11.4। जब रेशियो आप निकालोगे तो ये 1.05 आएगा, ये आंसर होगा 1.05 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं सेट 1 में ही, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये सी आंसर होगा। Now, the diamagnetic substance is brought one by one near the north pole and south pole of a bar magnet. ये हमारा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल को लेके आ रहा है। डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा अपोजिंग नेचर डेवलप करता है। अगर साउथ की तरफ लेके आओगे तो यहाँ साउथ डेवलप कर लेगा, और इसी को जब यहाँ लेके आओगे तो ये नॉर्थ डेवलप कर लेगा, ताकि ये हमेशा इसको अपोज करे, रिपेल करे, ठीक है। तो एक तरह से रिपेल किया जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के द्वारा। तो रिपेल बाय नॉर्थ एज वेल एज साउथ, डी विल बी द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, टू लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस R1 एंड R2। दो सोलेनॉइड है जिसका रेडियस R1 और R2 है। हमारे पास दो सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड ये है बड़ा वाला, और उसके अंदर एक और छोटा सोलेनॉइड है, इसके अंदर एक छोटा सोलेनॉइड है, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस R1 है, बाहर वाले का रेडियस R2 है, और R2 R1 से बड़ा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस का फुल नाम जानते हैं, ये होता है म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, L इंटू एरिया, एरिया अंदर वाले का लेते हैं, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। इन सेल्फ इंडक्टेंस किसका बोल रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इनर सोलेनॉइड, इनर सोलेनॉइड रेडियस R1 का, इसका फुल नाम होता है म्यू नॉट म्यू1 N1 N स्क्वायर, मतलब म्यू1 N1 स्क्वायर, L इंटू एरिया, एरिया फिर लेंगे R1 का, तो पाई R1 स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकालना, आपको निकालना सेल्फ इंडक्टेंस टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, L बाई एम आपको निकालना। L बाई एम निकालोगे, दोनों का रेशियो निकालोगे, सिंपली N1 बाई N2 आ जाएगा, बाकी सब कट जाएगा, तो आंसर इज N1 बाई N2। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं सेट 1 में, आप लोग जाके देख सकते हो वहां। अब रही बात इसका, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपली जो जनरेटर का जो मेन फॉर्मूला उसी पर बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। जो जनरेटर का हमारा मेन फॉर्मूला जो ईएमएफ डेवलप करता है, E इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें कि अगर आप लोगों को याद हो, ई नॉट होता है N A B W साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम जो ईएमएफ डेवलप करता है वो उस समय फेज हमारा π/2 हो जाता है। तो जो ईएमएफ मैक्सिमम जो डेवलप करेगा वो हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एम, सॉरी और थोड़ा साफ लिख देते हैं तो फिर, ई जो मैक्सिमम यहाँ डेवलप करेगा, ई मैक्सिमम जो डेवलप करेगा वो हो जाएगा N A B W। एन हो गया हमारा 100, एरिया हो गया 0.1, बी दिया हुआ 0.02, और ओमेगा, ओमेगा जो दे रहा है वो हाफ रोटेशन पर सेकेंड, मतलब एक रोटेशन होता है तो 1 हर्ट्ज, हाफ है तो 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सबको आप हटाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.1, डी आंसर होगा। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लाइमन सीरीज है जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करता है।
फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर को आप पानी में ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिरर के फॉर्मूला तो 1/v इक्वल टू 1, सॉरी हाँ ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रोल ही नहीं होता, इसे आंसर एफ रह जाएगा। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका आंसर ए होगा। ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर रेजिस्टर होगा। कहीं कहीं कैपेसिटर, कुछ लोग को देख रहे थे कैपेसिटर पर बनाए, लेकिन कैपेसिटर नहीं रजिस्टर ही होना चाहिए, और ये 5 होगा। बाकी हम लोग का जो असर्शन रीजन ऑलरेडी किए हुए हैं, सेम असर्शन रीजन सब में आए हुए हैं, ठीक है, तो असर्शन रीजन दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अब हम चले आते हैं सेट नंबर 3, हम लोग सेट नंबर 3 की बात करते हैं। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश का लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास दो डाइपोल्स हैं D1 एंड D2, और इसको रखा गया है, इनके पोजीशन को यहाँ ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। देखिए डाइपोल्स के पोजीशन को कैसे डिफाइन किया गया है। ये मेरा डाइपोल है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। डाइपोल का पोजीशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, अगर ये एक्स है वाई है, तो एक डाइपोल D1 जो है ये 0 0 से शुरू होकर A0 तक, है ना, मतलब माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, ये A0 है, और ये हमारा ये A0 है, ये हमारा 0 0 है, ठीक है। वैसे ही एक और डाइपोल है जो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 0A से, मतलब यहाँ से अगर इसको 0A मान लें हम लोग, 0A से शुरू हो रहा है और 2A तक जा रहा है, मतलब ये डाइपोल ऐसा है, इसमें भी ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो देखिए सिंपल सी बात है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डाइपोल मोमेंट होता है। इसको फिर से बना रहे हैं, तो एक डाइपोल मोमेंट हमारा इधर की ओर है और एक डाइपोल मोमेंट हमारा ऊपर की ओर है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसलिए जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल चूंकि वेक्टर क्वांटिटी, वो इधर की ओर होगा, ठीक है। और कैसे निकलेगा दोनों का सम, तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, वो पहला डाइपोल मोमेंट और दूसरा डाइपोल मोमेंट, इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा डाइपोल मोमेंट मानते हैं। पहला डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू A, और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग द I, और दूसरा होगा Q इंटू A और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग द J। Q A को कॉमन लेके I प्लस J कर देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। क्योंकि डाइपोल में नेगेटिव से पॉजिटिव की होता है, तो इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि भाई P और Q के बीच का हाँ, P और Q के बीच का पोटेंशियल क्या होगा अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर 24 है, 24 ओम दिया हुआ है, तो इसके थ्रू जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका भी हो, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। क्योंकि बीच में कोई और तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप करेगा वही इसको यहाँ डेवलप करेगा। तो करंट ट्राई करते हैं, करंट को हम पुट करते हैं और 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि पोटेंशियल यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम देखेंगे अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 24 इंटू 0.5 अगर करते हो तो आता है 12, 0.5 करते हो तो 12, 12 तो है नहीं, यानी ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 24 दूना 48, वो भी है नहीं, यानी आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका पोटेंशियल मैच करना, तो करंट हम अलग अलग करंट को ट्राई कर रहे थे, देख रहे हैं पोटेंशियल मैच कर रहा है, ये वाला आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं। नेक्स्ट, a material is pushed out when placed in uniform magnetic field, डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा हमको। एक सॉफ्ट आयरन जो रॉड है वो इसकी ओर फॉल कर रहा है, ठीक है। जो हमारा
ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है मैग्नेटाइज करता है स्ट्रांगली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब इस पर फॉल करेगा तो नेचुरली जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड इसी के अलोंग डेवलप करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग डेवलप करेगा तो ये साउथ पोल डेवलप करेगा या नॉर्थ पोल डेवलप करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को इसी को फॉल करना तो यहाँ साउथ पोल डेवलपमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसी के अलोंग डेवलप करेगा, ये नॉर्थ पोल डेवलप करेगा। जब ये नॉर्थ पोल डेवलप करेगा और ये फॉल करेगा नीचे की ओर, तो अकॉर्डिंगली इसके अंदर ऐसा करंट फॉल करे तक का फॉर्मेशन होगा ताकि यहाँ नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन। ठीक है, नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन तभी होगा जब करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, और ऐसे फ्लो करेगा तो ये ऐसे या ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो। ठीक है, दो ऑप्शन, सॉरी, तो आंसर जो हमारा होगा इसका वो होगा एंटी क्लॉकवाइज करंट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये होगा 5/√2। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से वही बात है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंडीशन है। फिर से वही करेंगे कि EMF इन द सेकेंडरी कॉइल टू द EMF इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ये साफ बोला कि इनपुट वोल्टेज 20 है, मतलब प्राइमरी 20 दिया हुआ है, आउटपुट आपको चाहिए 120, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आपको 20 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आप यहाँ से निकाल लो। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आता है हमारा 120 टर्न्स, और 120 टर्न्स तभी पॉसिबल है जब P और S के बीच में आप करेक्शन करोगे। P और S के बीच का आंसर होगा P एंड S के बीच का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो सिल्वर्ड है। ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जब हमारा सिल्वर्ड है तो इस कंडीशन में जो है हमारा जो फोकल लेंथ आएगा, जो पूरे सिस्टम का यहाँ कॉन्वेक्स लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन की तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ हमारा आएगा वो रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ आएगा वो 1/f इक्वल टू होगा 2/f, 1 प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छा इसको अलग से सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इसको बता दें, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, रेजिस्टर है, इसका लाइमन सीरीज होगा, इसका 2 होगा, सॉरी इसका 5 होगा, और बाकी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये इसका जो असर्शन रीजन है सेम वही है जो पहले से था, सबका था। ठीक है, अब रह गया बस ये क्वेश्चन, इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, इसको बाइफरकेट करके सॉल्व करते हैं। देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा ये सरफेस हमारा इसमें सिल्वरिंग किया गया। तो लाइट जब फॉल करेगा, इन्फिनिटी से लाइट इस पर फॉल करेगा, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। यानी ये 3 सरफेस का कॉम्बिनेशन है, यानी जो फोकल लेंथ होगा वो 3 सरफेस कॉम्बिनेशन का आएगा, जिसमें ये 2 बार अप्लाई करेंगे, इस सरफेस को 2 बार अप्लाई करेंगे। तो एक बार फोकल लेंथ अगर इसका F1 मानते तो F1 प्लस 1/F1 प्लस इस मिरर का फोकल लेंथ का इस्तेमाल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के इस्तेमाल से सभी का फोकल लेंथ को हम जोड़ देते हैं, वो इसी तरह से होगा। ठीक है, ये फोकल लेंथ मिरर का हम लेंगे, ये नेट फोकल लेंथ आएगा, तो 1 नेट फोकल लेंथ हमारा जो हो जाएगा ये होगा 2/F1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है, इसको हटा दिए, तो 1/f इक्वल टू 2/f1, एक रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है,
1 बाय एफ इक्वल टू 2 बाय F1 इस ये जो हमारा पहला कॉन्वेक्स सरफेस है उसका फोकल लेंथ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी, एक मिनट ज़्यादा बड़ा हो गया, किसी भी लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता, इसको कलर बदलते हैं, ग्रीन लेते हैं, वो लोग पढ़े हुए हैं, वो होता है 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, इसको आप म्यू माइनस 1 रहने दो, है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या है यहाँ पर कि पहला सरफेस तो यहाँ पर R है दिया हुआ, है ना, और लेकिन दूसरा सरफेस तो इसका मिरर कर दिया गया तो 1 बाई इंफिनिटी हो गया, और 1 बाई एफ जो फोकल लेंथ है पूरे कॉम्बिनेशन का, जो ये हमारा प्लेनो मिरर है, ऐसा करने का तो फोकल लेंथ है वो हमारा जो नेट फोकल लेंथ आ रहा है F1 जो आ रहा है वो 2 टाइम्स F हो जा रहा है नेट, तो F1 की जगह यहाँ पर हम लोग 2F4 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट जो आएगा हमारा यहाँ पर, है ना, रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो आएगा F इक्वल टू जो हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 बाई आर हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई एफ इक्वल टू, तो F इक्वल टू हो जाएगा R बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, चूंकि यहाँ पर म्यू को n दिया तो आंसर हमारा D हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आगे जो है अभी तो सारे क्वेश्चंस का हो गया, सेट 1 सेट 2 सेट 3, बाकी सेट 1 सेट 2 और सेट 3 का जो बाकी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड नाइट।